नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 13 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पर्यावरण के बारे में ही देखेंगे। तो पर्यावरण आप भी जानते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिल के बना हुआ है, परि और आवरण। परि का मतलब होता है आसपास, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, अर्थात वह वातावरण, वह आवरण जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पर्यावरण कहलाता है। यानी कि हमारे चारों ओर का वह वातावरण या परिवेश जिसमें हम रहते हैं, वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब आते हैं परितंत्र। परितंत्र एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ पे जैव और अजैव घटक पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो जहाँ पे जैव और अजैव घटक दोनों मौजूद रहते हैं, परितंत्र कहलाता है। जैसे एक बगीचा है, वह परितंत्र है। बगीचे में जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सब जैव घटकों में आते हैं। और जैसे भौतिक परिस्थितियाँ, मिट्टी, तापमान, वायु, ये सब अजैव घटकों में आते हैं। तो ये सब मिलके बगीचा के परितंत्र का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं परितंत्र के प्रकार के बारे में। तो परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक परितंत्र होते हैं, एक मानव निर्मित परितंत्र होते हैं। प्राकृतिक परितंत्र वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे जंगल, सागर, झील। मानव निर्मित परितंत्र वे परितंत्र होते हैं वे परितंत्र होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा आदि। अब चलते हैं परितंत्र के घटकों की ओर। परितंत्र के दो घटक होते हैं, जैव और अजैव घटक। अभी हम परितंत्र में बता के आए हैं। जैव घटक और अजैव घटक, इन दोनों का हम विवरण देखेंगे। तो पहले देखेंगे हम अजैव घटक को। अजैव घटक प्रकृति में वे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है, अजैव घटक कहलाते हैं, किंतु जीवन को आधार प्रदान करते हैं। यानी कि प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन नहीं होता परंतु जीवन को आधार प्रदान करते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज। इनमें जीवन तो नहीं होता पर ये जीवन को एक आधार प्रदान करते हैं। जैसे वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, वर्षा के बिना भोज्य पदार्थों का उत्पादन संभव नहीं है, और ताप, एक निश्चित ताप शरीर को बहुत ही आवश्यक होता है। इस तरह से ये जैव तो नहीं है, लेकिन जैव जीवों को एक आधार प्रदान करते हैं। अब चलते हैं जैव घटक की ओर। प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन होता है, जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे पशु पक्षी, जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव। अब आहार के आधार पर जैव घटकों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वे होते हैं जो भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जैसे सभी प्रकार के हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, उत्पादक कहलाते हैं। कुल मिला के उत्पादक वे हैं जो भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जैसे सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल। उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर आश्रित होते हैं, यानी उत्पादकों को अपना भोजन बनाते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को अब चार भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परिजीवी। तो हम देखते हैं शाकाहारी को। शाकाहारी में वे आते हैं जो पौधे और पत्तियों को खाने वाले जीव होते हैं, जैसे बकरी, गाय, हिरण। मांसाहारी में वे जीव आते हैं जो दूसरे जीवों को खाने वाले होते हैं, जैसे शेर, मगरमच्छ। यानी कि जो सादा भोजन करते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो शाकाहारी और मांसाहारी यानी कि शाकाहारी भी भोजन करते हैं और मांसाहारी भोजन भी करते हैं, वो कहलाते हैं सर्वाहारी, जैसे कौवा, मनुष्य।
परजीवी वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं तथा वहाँ रहते भी हैं, परजीवी कहलाते हैं। यानी कि दूसरे जीव के शरीर पर रहने वाले जीव जो वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जू का मतलब होता है जुआ, मनुष्य के शरीर पर पाया जाता है और वहीं से ब्लड के द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करता है। अमरबेल यह पौधों पे पाया जाता है और पौधे के तने में अपना जड़ लगा के वहाँ से उसके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है। तो जुआ भी दूसरों पर आश्रित है और अमरबेल भी दूसरे पौधों पर आश्रित है। तो ये कहलाते हैं परजीवी। अपघटक अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर उसको मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव, फफूंदी या जीवाणु। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है क्योंकि जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं प्रकृति में बहुत ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिनको ये विघटित करके मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इसी कारण से इनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अब चलते हैं आहार श्रृंखला में। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव या दूसरे जीव एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक आहार श्रृंखला बनाया गया है, घास, हिरण, शेर। तो हिरण जो है अपने भोजन के लिए घास पर आश्रित होता है और शेर जो है अपने भोजन के लिए हिरण पर आश्रित होता है। तो इस तरह की श्रृंखला कहलाती है आहार श्रृंखला। अब चलते हैं इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे उत्पादक हो गए हरे पौधे, इनको खा जाता है टिड्डा, टिड्डा को खा लेता है चूहा, चूहा को खाता है सर्प और सर्प को खा जाता है चील। तो इसी क्रम में हम उपभोक्ताओं को बांटते हैं। जो पौधों को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो इस प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता, जो द्वितीयक उपभोक्ता पर अपने भोजन के लिए आश्रित होता है वो तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो ये उत्पादक हो गए, ये शाकाहारी हो गया, ये सर्वाहारी हो गया, ये मांसाहारी हो गया। इसी तरह इन पौधों से पोषक तत्व ये प्राप्त करता है अपघटक, और इन अपघटकों का ये अपघटक, ये चील जब मान लीजिए मृत हो जाता है तो ये इसे अपघटित कर देता है। एक खाद्य श्रृंखला का ये चित्र के द्वारा उदाहरण बताया गया है। ये देखिए पेड़ पौधे हैं, इसको खाया हिरण और हिरण को खा गया शेर। इसी तरह ये भी है, ये पौधों को खाया हिरण, हिरण को शेर खा गया, शेर जब मृत हो गया या अपशिष्ट पदार्थ निकाला तो उसको ये अपघटक मिट्टी में परिवर्तित कर दिए। पोषी स्तर किसी आहार श्रृंखला में उपस्थित वे जैविक घटक जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसी आहार श्रृंखला में उपस्थित वे जैविक घटक जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। जैसे हम चित्र के द्वारा दर्शा रहे हैं पोषी स्तरों को। अब हम चित्र के द्वारा पोषी स्तर को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस चित्र में पोषी स्तर को दिखाया गया है। ये हो गया उत्पादक जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। इसको खा जाता है टिड्डा जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, इनको खा गया मेढक जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, इनको खा गया सांप जो तृतीयक उपभोक्ता होता है, इनको खा गया चील जो चतुर्थ उपभोक्ता होता है। तो ये जो पहला स्तर हुआ, दूसरा स्तर हुआ, तीसरा स्तर हुआ, चौथा स्तर हुआ और पांचवा स्तर हुआ, इनमें एक दूसरे में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसे ही कहा जाता है पोषी स्तर। साथियों, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है, दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। अगला बिंदु है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का मात्र 1% भाग अवशोषित करते हैं, जिन्हें पत्तियां अवशोषित करती हैं। अब ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। हम देखते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो प्रवाह किस आधार पे होता है उसी को ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। अर्थात
एक कोसीय स्तर से दूसरे कोसीय स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है और 90% ऊर्जा वर्तमान कोसीय स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। यानी कि ये जो कोसीय स्तर हैं, तो प्रत्येक कोसीय स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा जाती है निचले कोसीय स्तर से। जैसे यहाँ से 10% ऊर्जा इसको मिलती है और 90% ऊर्जा ये स्वयं के कार्यों में खर्च कर देता है। फिर इसके ऊर्जा का 10% इसको मिलता है, शेष ऊर्जा ये स्वयं के कार्यों में उपयोग कर लेता है। फिर यहाँ से 10% इसको ऊर्जा मिली, फिर शेष जो इसका भाग होता है ये स्वयं उपयोग कर लेता है। फिर इसका 10% इसको मिलता है। अंत में ये चरण समाप्त हो जाता है। तो इसे ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। अब चलते हैं आहार श्रृंखला के चरण। उपभोक्ता अगले चरण के लिए बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उपभोक्ता के लिए अगले चरण के लिए बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है, जिसके कारण आहार श्रृंखला में केवल 3 या 4 ही चरण होते हैं। जैसे 100% से 10% दूसरे में गया, अब वही 10% उसके लिए 100% बना, उससे 10% उसको चला गया, तो धीरे धीरे ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आहार श्रृंखला जल्दी ही खत्म हो जाती है। अब चलते हैं जैव आवर्धन। आहार श्रृंखला में एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर में जाने पर हानिकारक रसायनों की मात्रा में वृद्धि होती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। अब चलते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल, जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में एक साथ मिलकर एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं, तो इस जाल को कहा जाता है खाद्य जाल या आहार जाल। जैसे इस आहार श्रृंखला में इस जाल में 3 आहार श्रृंखलाएं हैं। एक आहार श्रृंखला ये जा रही है, एक ये सीधा जा रही है, एक नीचे से जा रही है। तो उत्पादक हरे पौधों को टिड्डा खाया, टिड्डा को बाज खा गया और बाज को अपघटन। अब चलते हैं दूसरे आहार श्रृंखला में, पौधे को चूहा खाया, चूहे को सांप खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया। अब चलते हैं तीसरे में, उत्पादक पौधों को खरगोश खाया, खरगोश को बाज खा गया, बाज को अपघटक खा गया। तो हर स्टेप में अपघटक डायरेक्ट खत्म कर रहे हैं। इस तरह से एक जाल जैसी संरचना जो निर्मित हुई है, इसे कहा जाता है खाद्य जाल। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, इसी को चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक आहार श्रृंखला ये जा रही है, पौधों को बिच्छू खाए, बिच्छू को मछली खा लिया, मछली को बतख खा लिया, बतख को शेर खा लिया। फिर चलते हैं दूसरी में, ये पौधे को मेढक खाया, मेढक को सर्प खा लिया, सर्प को मोर खा लिया। ये फिर टिड्डा खाया, टिड्डा को चिड़िया खा ली, चिड़िया को सर्प खा लिया और सर्प को चील खा लिया, मोर भी खा लिया। इस तरह से देखिए कई श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल जैसी संरचना बना ले रही हैं, इसी को कहा जाता है खाद्य जाल। अब हम चलते हैं पर्यावरण की समस्या की ओर। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, ये सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पर्यावरण में बदलाव होता है वैसे वैसे स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है। कोई बीमार हो जाता है, कोई स्वस्थ ही बना रहता है। और हमारे द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं वो पर्यावरण को बहुत ही प्रभावित कर रही हैं। जैसे हम कूड़ा करकट, अपशिष्ट पदार्थ ये सब जमीन में जाके फेंक देते हैं। ये क्या करते हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इस कारण से क्या होता है, पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आती है और अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर्यावरण की कुछ समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। प्रदूषण से पर्यावरण प्रभावित होता है, वनों की कटाई से भी पर्यावरण प्रभावित होता है। अब चलते हैं हम ओजोन परत की ओर। जिस तरह से हम बरसात में निकलते हैं तो छाता लगा के निकलते हैं, छाता हमको बारिश से बचाता है, उसी तरह इस पूरे पृथ्वी में एक छाते नुमा संरचना है जिसको ओजोन कहा जाता है। यह छाता हम लोगों के लिए जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी हानिकारक किरणें हैं, जो यदि हमारे पास डायरेक्ट पहुंच जाएं तो सीधे हम कई रोगों के शिकार हो जाएंगे उन किरणों से। तो ये ओजोन परत जो होती है पृथ्वी में समताप मंडल में पाई जाती है, यह उन परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद किरणें होती हैं उन्हीं को पृथ्वी पर आने देती है। इस तरह से हानिकारक किरणों को अपने पास अवशोषित करके और फायदेमंद किरणें पृथ्वी तक भेज देती हैं। इसी कारण इसको रक्षात्मक कवच कहा जाता है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आएंगी तो त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद
जैसे रोग उत्पन्न होंगे, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन एक घातक जहर होता है। यदि ये समताप मंडल में ना पाया जाए, जमीन के नजदीक पाया जाए, तो ये आम जीवन को भी प्रभावित कर देगा। ओजोन का निर्माण, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से ओजोन का निर्माण होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है O3। इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। इसका निर्माण 2 स्टेप में संपन्न होता है। सबसे पहले वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो होती है, सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से क्रिया करके वह अपने अवयवी परमाणुओं में विभक्त हो जाती है। ये जैसे ऑक्सीजन है, परावैंगनी विकिरण से क्रिया की और दोनों ऑक्सीजन में टूट के अलग हो गई। इसके बाद यही परमाणु फिर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन का निर्माण करते हैं। यहाँ से एक ऑक्सीजन उठता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संयोग करता है और बना देता है O3। यही ओजोन निर्माण की प्रक्रिया है। फिर दूसरा ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संयोग करता है और फिर बना देता है O3। इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है। अब ओजोन परत का ह्रास, 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र का नाम दिया गया। ओजोन परत की जो वास्तविक मोटाई होती है 1985 में अंटार्कटिका में उसको कम होते हुए देखा गया, जिसे ओजोन छिद्र नाम दिया गया। ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव संश्लेषित रसायन है जो ओजोन छिद्र के मुख्य कारक हैं। ओजोन में छिद्र का मुख्य कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए किया जाता है एवं अग्निशमन के लिए भी किया जाता है। अब आता है कचरा प्रबंधन। दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इन्हें अपशिष्ट पदार्थ या कचरा कहा जाता है। जब हम इन्हें फेंक देते हैं तो इसके कुछ पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं और कुछ पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो इसके आधार पर ये अपशिष्ट पदार्थ 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है, जैसे सड़े गले कार्बनिक पदार्थ और मृत जीव। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, कांच आदि। तो ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं क्योंकि इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है। तो साथियों, यहीं पर पर्यावरण चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले दिन नए चैप्टर के साथ आए। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।